एमेंसलिज्म की जो बात करें तो किससे रिलेटेड था, तो हम लोग देख रहे थे इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन में एमेंसलिज्म भी एक होता है, इंट्रैक्शन के अंतर्गत आए थे। एमेंसलिज्म में जो हम लोग आएंगे तो इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है, एमेंसलिज्म को भी। एमेंसलिज्म में एक बात किया जाता है एंटीबायोसिस और दूसरा होता है एलिलियोपैथी। एंटीबायोसिस और जो एक होता है एलिलियोपैथी। तो एंटीबायोसिस की जो बात करेंगे तो एंटीबायोसिस क्या होता है, तो इसी का सिक्रेशन जो होता है, एंटीबायोसिस का सिक्रेशन एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोसिस में ही क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। जैसे आपको पता होगा कोई भी एंटीबायोटिक है तो कोई ना कोई लिविंग के द्वारा सिक्रेट होता है। एक लिविंग सिक्रेट किया और दूसरे लिविंग को क्या करेगा, रोक देगा, हिंडर्ड करेगा, मार देगा। तो उसमें क्या हो जाता है, एक का जो सिक्रेट किया ना फायदा ना नुकसान, लेकिन दूसरे को जो मार दिया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, -0 बोलते हैं। एक का नुकसान हो गया, दूसरे का कोई फायदा भी नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक में आप जानते होइएगा पेनिसिलियम के बारे में। एंटीबायोटिक में पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम होता है ये फंजाई होता है। ये फंजाई सिक्रीट करता है, निकालता है। क्या सिक्रीट करता है, तो एंटीबायोटिक। ये क्या निकालेगा, एंटी, नाम से क्लियर है, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अपोजिट है किसका, लिविंग का। तो पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक सिक्रीट किया, ये क्या करता है, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ को रोकने का काम करता है, तो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ को ही रोक देगा। नहीं तो एक सिक्रीट किया, तो यहाँ पे जो फंगस सिक्रीट किया, फंजाई क्या किया है, सिक्रीट किया, पेनिसिलियम नाम का फंजाई सिक्रीट किया और किसके ग्रोथ को रोक दिया, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक दिया। इस तरह का ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे क्लोरिला अलगी बैक्टीरियोसाइट्स सिक्रीट करता है, क्लोरिला अलगी है जो सिक्रीट करता है बैक्टीरियोसाइट्स। तो नाम से क्लियर है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को, साइट्स बोले तो मारेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर ले, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरिला अलगी, ये सिक्रीट करता है बैक्टीरियोसाइट्स, मतलब कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये भी रोक देता है, क्लोरिला अलगी। इस तरह का और भी है। जैसे अगर हम लोग बात करें माइक्रोसिस्टिक, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है, इसका और भी एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करेगा, हाइड्रोक्सिलेमिन। और ये हाइड्रोक्सिलेमिन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेथ ऑफ फिश। हाइड्रोक्सिलेमिन क्या करेगा, डेथ करवा देगा। जो पोल्यूटेड लेक सब होता है, वाटर बॉडी जो है, तो पोल्यूटेड लेक या वाटर बॉडी में ब्लू ग्रीन अलगी बड़ी तेजी से ग्रो कर जाता है। और अगर वो तेजी से ग्रो कर गया तो वो हाइड्रोक्सिलेमिन निकाल देगा, और ये हाइड्रोक्सिलेमिन क्या करेगा, मछली को मरवा देगा, है ना, मछली को मरवा देता है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म सिक्रीट किया और दूसरे को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, मार दिया, या उसके ग्रोथ को रोक दिया। इस तरह से काम करता है। इसी तरह का चीज एक होता है एलिलियोपैथी।
ये भी टॉक्सिक केमिकल निकालता है। लिलियोपैथी में ये भी निकालेगा, ये सिक्रीट करता है टॉक्सिक केमिकल। और जो टॉक्सिक केमिकल है, जो दूसरे का ग्रोथ को क्या करेगा, ये रोक देता है। जैसे कुछ प्लांट है, नाम पार्थेनियम, इसका एग्जांपल की अगर बात करें, एक प्लांट है पार्थेनियम, जिसको कैरोट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या सिक्रीट करता है, तो पार्थेनियम सिक्रीट करता है ट्रांससिनामिक एसिड। पार्थेनियम सिक्रीट करता है ट्रांससिनामिक एसिड। ये जो ट्रांससिनामिक एसिड है, अपने इर्द गिर्द दूसरे प्लांट को ग्रो होने नहीं देता है, या यूं कहिए कि ये इनहिबिट करता है कुछ प्लांट को। इनहिबिट कुछ प्लांट, जिसमें स्पेशल टाइप का प्लांट है केसिया टोरा। केसिया टोरा को बगल में ग्रो करने नहीं देगा। भिनकेरेजिया, केसिया टोरा है, भिनकेरेजिया है, नहीं, ये सब प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। कौन? पार्थेनियम। कैसे रोकता है, तो पार्थेनियम सिक्रीट करता है ट्रांससिनामिक एसिड, जो दूसरे को, ये केसिया टोरा भिनकेरेजिया प्लांट को ग्रो होने नहीं दिया। तो देखिए, पार्थेनियम का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पार्थेनियम का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, लेकिन केसिया टोरा और भिनकेरेजिया के ग्रोथ को रोक दिया, तो इसका तो नुकसान है। तो ये भी निगेटिव और इसमें आएगा नहीं। इसी तरह का और भी है, एक होता है सिल्वर ओक। सिल्वर ओक, सिल्वर ओक क्या करता है, अपने ही सीड को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय ऑन सीड। अपने ही सीड को मरवा देगा, बगल में ग्रो करने नहीं देगा। तो सीड के अंदर क्या था, उसका बेबी था, बच्चा था, वो अपने ही बच्चे को कहीं मरवा देता है। क्यों मरवा दिया, क्योंकि वो जानता है अगर बगल में आ गया, बगल में ग्रो कर गया, तो न्यूट्रिएंट वहीं का यूज करेगा, सॉइल का यूज करेगा, सारा इन्वायरमेंट वहां का यूज करेगा, तो कंपटीशन होने लग जाएगा। तो अपने ही बच्चे को या अपने सीड को बगल में ग्रो ही नहीं करने देगा। हाँ, दूर ले जाके ग्रो करवाइए, कर जाएगा, लेकिन उस जगह पे ग्रो नहीं होने देगा। तो सिल्वर ओक ये अच्छा एग्जाम्पल है। एलिलियोपैथी बोला जाता है, एलिलियो मतलब खुद के ही सीड का डिस्ट्रक्शन करवा देता है। तो एलिलियोपैथी के अंतर्गत, ऑटोपैथी के अंतर्गत ये आ गया, खुद को ही मरवा दिया। एलिलियोपैथी के अंदर ऑटोपैथी। तो ये सब किसमें था, ये सब एमेंसेलिज्म। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, तो नेगेटिव इंट्रैक्शन में हम लोग एक्सप्लॉइटेशन और एमेंसेलिज्म के बारे में बात किया। तो यही एमेंसेलिज्म, नेगेटिव इंट्रैक्शन। एक होता है कंपटीशन, हल्का सा उस पर भी बात करते हैं। तो बता दिया, पहले ही बताया, बताया था, बाद में मिलिएगा, याद दिला दूंगा। कंपटीशन, देखो कहीं भी कंपटीशन होगा ना, तो दोनों का नुकसान। दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों का नुकसान होगा। और कंपटीशन जनरली जो देखेगा, तो एक ही स्पीसीज के बीच कंपटीशन अगर हुआ, तो वो ज्यादा खतरनाक नुकसान हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, तो यहाँ बैठे हर एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज का एक सीट चाहिए, और उस चक्कर में आप लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के अपना दिमाग खराब किए हुए। नहीं, आँख खराब हो रहा है, बैठे बैठे पढ़ रहा है तो हेल्थ बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो इसी को तो बोलता है कंपटीशन। तो कंपटीशन की जो बात करें, तो कंपटीशन जरूरी नहीं कि सेम ही स्पीसीज में, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन हो जाता है। अगर एक ही रिसोर्सेज हो, एक ही चीज को, एक ही फूड को खाए, तो वहां पे कंपटीशन आएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एक फ्लेमिंगोज के बारे में आपका दिया हुआ है, नहीं, साउथ अमेरिका का लेक में फ्लेमिंगोज जो मिलता है,
तो वो फिश के साथ कंपटीशन करता है। क्या कंपटीशन है? तो फिश भी खाता है जू प्लैंकटन को, और फ्लेमिंगो भी खाता है जू प्लैंकटन को। तो कहिए दोनों एक दूसरे का कंपटीटर है। जो जू प्लैंकटन है, तो जू प्लैंकटन को खाने के लिए फिश भी आएगा, जबकि फिश अलग स्पीसीज है, अब फ्लेमिंगोज तो बर्ड वाला स्पीसीज हो गया। लेकिन दोनों का फूडिंग, खाने का पैटर्न या खाने का चीज जो है एक ही है, तो वहां पे भी क्या हो जाता है? कंपटीशन। तो जरूरी नहीं है कि सेम ही स्पीसीज में हमेशा कंपटीशन हो, अदर अदर में भी क्या हो जाएगा कि कंपटीशन देखने को मिलता है। और अगर सेम स्पीसीज में कंपटीशन है तो वो कंपटीशन ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कंपटीशन का बात कर, इसी में और भी ढेर सारा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एक टॉर्टोइज के बारे में बताया गया है आपका, टॉर्टोइज और गॉट दोनों कहाँ ग्रास चाहिए, दोनों को ग्रास चाहिए, तो वहां आपस में क्या करता है? दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन आपस में ही कंपटीशन किया हुआ रहता है, क्योंकि फीडिंग पैटर्न दोनों का क्या है? ये सेमी टाइप का है। तो इसको बोलता है कंपटीशन। तो कंपटीशन में याद रखना है आपको कि जो जब भी करेगा तो ज्यादातर केस में क्या करता है कि नुकसान ही करता है, और दोनों एक दूसरे का नुकसान करेगा। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन। इसी में एक दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा गॉस का एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? तो उसमें बताया गया था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, नहीं, सेम रिसोर्स के लिए जब मारा मारी करेगा तो दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। दोनों में से क्या होगा? एक ही एग्जिस्ट करेगा, लंबे समय तक दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी में कहिए जो डोमिनेंट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो रिसेसिव है वो धीरे 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 उसको खत्म कर देगा, उसको एक्सटिंक्ट करवा देगा, हटवा देगा। तो इसी को बोला गया था कि सेम रिसोर्स के लिए जब मारामारी करेगा तो दोनों साथ साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, एक को वहां से हटना पड़ेगा, एक को वहां से हटना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो उसी को गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल बोला जाता है उसका। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब चीज फिर हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ है कि कोई एग्जिस्टेंस का भी है कि साथ साथ भी रह लेता है। तो कंपटीशन में बस याद रखना आपको कि दोनों स्पीसीज जो भी रहेगा एक दूसरे का घाटा ही पहुंचाएगा, कभी भी फायदा पहुंचाने के बारे में जनरली नहीं सोचता है कंपटीशन। देखिए यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी भी है कंपटीशन के अलावा, जो बात करें कुछ टर्म जो आपको आना चाहिए। टर्म जो है ये स्पेशल पॉइंट है। तो स्पेशल पॉइंट में अगर टर्म के बारे में बात करें तो एक टर्म आता है इकोटोन। इकोटोन बोला जाता है। इकोटोन किसको बोलते हैं? इकोटोन बोला जाता है ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, या ट्रांजिशन जोन जो होता है बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच जो ट्रांजिशन जोन है उसी को बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन में खास बात है कि इसको टेंशन जोन के नाम से भी जानते हैं, टेंशन जोन भी बोला जाता है इसको। क्या मतलब? जैसे एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी इसमें रह रहा है, और ये बी कम्युनिटी, तो ये वाला जो जोन है ये, इसी जोन को बोल रहा है इकोटोन, टेंशन जोन, टेंशन बना रहेगा। इकोटोन में स्पीसीज का डाइवर्सिटी ढेर सारा मिलेगा, इकोटोन में स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कर जाएगा। कहोगे सर क्यों इंक्रीज कर रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी? तो देखिए कोई भी लिविंग कोशिश करता है कि अपने साइड वाला इलाका में ज्यादा रहे, कॉर्नर पे ज्यादा रहे। तो कॉर्नर पे जब ज्यादा रहेगा तो इस एरिया को गौर से देखिए, दोनों साइड का स्पीसीज आपको मिल जाएगा।
इधर का भी स्पीसीज है और इधर का भी स्पीसीज है, तो वहां पे क्या होगा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कर जाएगा। प्लस टेंशन जोन क्यों बोला? क्योंकि इधर वाला स्पीसीज अगर बी में जाना चाहे या बी वाला ए में आना चाहे तो आपस में ये लोग मार कर लेगा। कभी भी ये नहीं चाहेगा बी स्पीसीज की ए कम्युनिटी का कोई भी सदस्य इधर आए या बी वाला ए में आए, तो कहिए कि वो अपना एरिया बना के रखा है, एरिया। तो ये अलग ए का एरिया, ये बी का एरिया, और दोनों एरिया का जो बॉर्डर लाइन होता है तो टेंशन भरा हमेशा रहेगा, है ना, ये टेंशन भरा हमेशा रहेगा। इसी में आता है, मैंने क्या बोला कि जो स्पीसीज कोशिश क्या करता है कि कम्युनिटी के साइड वाले एरिया में रहे, अपना साइड वाला एरिया में यहाँ पे नंबर ज्यादा मिलेगा, तो इसको क्या बोलता है, किनारे में ज्यादा रहना चाह रहा है, तो इसी का नाम दिया था इड्ज इफेक्ट। इड्ज इफेक्ट, तो किनारे का इफेक्ट नहीं, ज्यादातर स्पीसीज एबंडेंटली कहाँ मिलेगा, अपना ज्यादातर टाइम जो है ना किनारे पे ही व्यतीत करता है, तो इसको बोला जाता है स्पीसीज दैट अकर्स कहाँ पे रहेगा, मोस्ट एबंडेंटली तो स्पीसीज दैट अकर्स मोस्ट एबंडेंटली एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम या देयर टाइम कहाँ पे, कहाँ पे, इन इकोटोन, इन इकोटोन या किनारे वाला एरिया में, इज कॉल्ड इज इफेक्ट, इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड इज इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, किनारे का इफेक्ट बोल देते हैं। किनारे पे क्यों ऐसा किया करके रखा है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म किनारे पे क्यों रह रहा है, उसके पीछे का रीजन है, अगर किसी कारण बस इस कम्युनिटी पे खतरा मंडराया तो ये तुरंत शिफ्ट कर लेगा इधर। अलग बात है इधर जाने के लिए यहाँ वाला कम्युनिटी इसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, लेकिन क्या है कि खतरा अगर इधर आया तो इधर शिफ्ट कर लेगा, इधर आया तो इधर शिफ्ट कर लेगा, इसीलिए किनारे पे वो अपना ज्यादा टाइम एक्सपेंड करने का कोशिश करता है। इसी में एक टर्म आता है जो बराबर आपसे पूछा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल। एक टर्म आता है बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक बोले तो लिविंग का कैपेसिटी, इसी को रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोला जाएगा। तो बायोटिक पोटेंशियल बोलिए या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोलिए, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बायोटिक पोटेंशियल सबसे पहले जो टर्म यूज किए थे चैपमैन, ये टर्म पूछा हुआ है, टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय चैपमैन, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। बायोटिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी भी स्पीसीज का, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। नहीं तो आप लिख सकते हो अंडर मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अंडर मोस्ट फेवरेबल environmental condition maximum reproductive capacity of an organism is known as biotic
पोटेंशियल, मतलब सारा कुछ फेवरेबल दे दीजिए और तब देखिए कि वो किस रेट से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। इसी तरह का एक और टर्म आता है नीच, नहीं बायोटिक पोटेंशियल हटाओ, नीच। नीच किसको बोलेंगे, कुछ टर्म सब है जो आना चाहिए। नीच, ये पापी वाला नीच नहीं है। नीच टर्म सबसे पहले ग्रेनल नाम के साइंटिस्ट यूज किए थे, वर्ड गिवन बाय ग्रेनल। सबसे पहले किसने दिया था टर्म, गिवन बाय, हाँ ये पापी वाला नीच नहीं। नीच किसको बोलते हैं, नीच बोला जाता है, इट इज एन फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल रोल के बारे में बोला जाता है। इट इज एन फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज। किसका फंक्शनल रोल की बात कर रहा है, फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीसीज लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ एनी स्पीसीज। फंक्शनल रोल किसी भी स्पीसीज का, कहां पे, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज नीच। इसी को बोलता है नीच। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो ऑक्यूपेशनल एड्रेस, इन अदर वर्ड किसको बोलेगा, ऑक्यूपेशन नहीं, एड्रेस ऑफ एनी स्पीसीज। मतलब क्या सर, ऑक्यूपेशनल एड्रेस या इसी को प्रोफेशनल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब, इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं अभी कंकरबाग वाले इलाका में गिनती आऊंगा, अगर काउंटिंग करें तो थोड़ी देर पहले हम बिकनापाड़ी एरिया में थे तो वहां भी आए। हो सकता है कंकरबाग से हम गांधी मैदान चले जाए तो वहां के पॉपुलेशन में भी हम काउंटिंग करेंगे। हो सकता है वहां से हम बोरिंग रोड भी जाए, वहां के पॉपुलेशन में भी काम करेंगे, काउंट होंगे। तो मैं ही अभी जो है, मान लीजिए ये मेरा एरिया है, जहां भी हम जाते हैं चाहे जिस रीजन से जाए, नहीं तो वो सब कहिए कि मेरा एरिया हो गया, कि ये सब एरिया में मैं, तो ये मेरा ऑक्यूपेशनल एड्रेस कहलाएगा। तो ऑक्यूपेशनल एड्रेस जो है, तो मेरा तो ये है, लेकिन ऐसा भी तो है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अभी कंकरबाग एरिया में है, मैं भी हूं और आप भी हैं। आप लोग चले जाइएगा बाजार समिति, कोई चला जाएगा सिटी, कोई चला जाएगा कहीं और संपत चक, तो उसका अपना एरिया होगा, हो सकता है हमसे बड़ा एरिया हो, ठीक। लेकिन क्या है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग ये, लेकिन तत्काल हम लोग क्या है, एक ही जगह पे, तो ओवरलैप किया। तो क्वेश्चन यही आता है, नीच जो है, दो अलग अलग स्पीसीज का नीच ओवरलैपिंग कैरेक्टर है या नहीं है, तो ओवरलैप करेगा। क्वेश्चन मेनली यही आपसे पूछा जाता है। तो एक स्पीसीज का नीच दूसरे स्पीसीज के नीच से क्या कर गया, ये वाला एरिया ओवरलैप किया, तो ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। कोई भी पूछे कि नीच ओवरलैपिंग कैरेक्टर है कि नहीं, नीच शेयर कर पाएंगे कि नहीं, तो नीच शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग एक ही जगह एक ही प्लेस पे है, तो हम लोग एक दूसरे का नीच क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। नहीं, किसी का ये पर्सनल नीच नहीं है, तो नीच किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए कोई तीसरा कम्युनिटी आया, उसका कुछ एरिया इस तरह का हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन एरिया हो गया ना ये वाला। ये हो सकता है ये दोनों का ये कॉमन एरिया रहा हो,
हो सकता है ये दोनों का ये कॉमन एरिया रहा हो। तो ये जो सी कम्युनिटी है, तो ये वाला एरिया है कि तीनों का कॉमन है, ये वाला एरिया, ये वाला बी और सी का कॉमन है, और ये वाला एरिया क्या है, ए और सी। तो नीच जो है ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर बात करें हैबिटेट, हैबिटेट तो वो नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। अगर नीच के बाद हम लोग बात करें, नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता चीज है, ये दो क्वेश्चन बराबर मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ है, नीच और हैबिटेट बराबर पूछता है। अलग बात है कि आजकल देख रहे हैं कि ये सब टर्म सब हटाए हुए आपका, तो एनसीईआरटी का आदत है एक वर्ड कहीं भी लिख दिया तो पूछ सकता है ना। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट जो होता है ना, इसको बोला था फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। अब ये क्वेश्चन पूछता है हैबिटेट हम लोग शेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, वो ओवरलैपिंग कैरेक्टर नहीं है, इट इज नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टर, it is a non overlapping। हैबिटेट किसी से शेयर नहीं करता मैं। हैबिटेट जैसे अभी मान लीजिए यहाँ खड़ा है, फिजिकल एरिया ये मेरा हो गया, सपोज कीजिए मैं प्लांट हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो जो एरिया है उसका, वहां पे आप दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकते, खड़ा नहीं करवा सकते, तो उसका अपना फिजिकल एरिया है। जैसे इसको आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए मेरा फ्लैट या आपका घर या फ्लैट जो है, तो मेरे फ्लैट पे आप आइएगा तो एज ए गेस्ट आए, एक आध दिन रहे, 2 दिन रहे, निकल लिए, या मैं आपके यहाँ गया तो आया एज ए गेस्ट 1-2 दिन के लिए। लेकिन गेस्ट का भी हम लोग गेस्ट रूम अलग रखते हैं, अपने रूम में कोई आने नहीं देगा, रहने नहीं देगा, नहीं। तो वो क्या हो गया कि अलग से हम लोग रखे हुए हैं 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए। लेकिन मैं आपके घर पे जाऊँ और बोलूँ कि आज से मैं अब यहीं रहूंगा, तो मालूम चलेगा मारपीट के सब भगाएगा बात जल्दी से यहाँ से। काहे कि हैबिटेट हम लोग कभी भी शेयर नहीं कर रहे। हैबिटेट को बांटा भी जाता है, एक होता है माइक्रो हैबिटेट। क्या माइक्रो हैबिटेट? तो आप ऐसे इसको समझो, आपके फ्लैट में आपका वो रूम, और उस रूम में आपका वो पलंग जहां आप सोते हैं, तो अगर आप 2 भाई हो या 2 बहन हो, तो आपका जिस डायरेक्शन में सोते हो हमेशा देखिएगा वहीं सोएंगे। अगर आपका भाई इस जगह पे अगर ये चाहे कि सो ले, तो भी हम लोग हल्ला करने लग जाते हैं, नहीं कि चल भाग यहाँ से, अपना जगह पे जाओ, अपना जगह पे जाओ। तो यही तो है माइक्रो हैबिटेट, उसको तो और शेयर नहीं लोग कर रहे हैं। इवन तकिया तक हम लोग शेयर नहीं करते हैं, अपना तकिया लो, मेरा तकिया छोड़, मार हो जाएगा, तो ये दिक्कत होने लगता है। तो कहने का मतलब कि हैबिटेट जो है नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टर है, वो कहिए कि फिजिकल एरिया जो कवर्ड किया हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, हैबिटेट। तो नीच और हैबिटेट में अंतर क्या है पता चल गया। नीच हो गया जो ओवरलैपिंग है, जहां जहां आए गए, पढ़े, खाना खाए, सब्जी लाए, वो सब एरिया ऑक्यूपेशनल एरिया कहलाएगा, तो वो क्या है, ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। लेकिन हैबिटेट जो होता है ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। क्लियर है यहाँ तक? आपका एक चैप्टर क्लोज। सेकेंड चैप्टर में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर